सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लोग खबरों का करें सबसे पहले हर रोज की तरह बात ईरान अमेरिकी इजरायली जंग के बारे में। शायद ये आखिरी हम आस उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी बार हमारी खबरों में इसकी चर्चा होगी, क्योंकि समझौता तकरीबन कंप्लीट होने ही वाला है और इसी के बीच रूमर्स जो फैल रही हैं उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है। 28 लाख करोड़ ईरान को देने की जो बात आ रही है वो कितनी सच्ची और कितनी झूठी है? देखिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स में नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। अमेरिका में मीडिया का प्रचार और प्रसार बहुत बड़ा है और उसी का फायदा उठाते हुए जैसे ही इस युद्ध के खत्म किए जाने की घोषणा हुई, डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने अब नैरेटिव ट्रंप के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया था। देखिए, लगातार हम कार्टून देख रहे हैं, लगातार हम सवाल देख रहे हैं और सवाल बहुत सारे जायज भी हैं। कई सवाल तो ऐसे हैं कि जब इस ये जंग कहीं सिमटनी ही नहीं थी, इसका कोई मतलब इसका कोई सिरा ही नहीं था, तो फिर इसको शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत बहुत अलग-अलग दावे। एक दावा किया गया कि 28 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर देगा। हालाँकि ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी छपी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो 28 लाख करोड़ रुपए देने की बात है वो फर्जी है। हालाँकि जो ईरान है, ईरान के जो हुक्मरान है वो अपने लोगों को ये बोल रहे हैं कि हाँ, उनको जो उनका नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसको दोबारा बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। खैर, दोनों तरफ के अलग-अलग दावे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबको अपनी-अपनी जो टारगेट ऑडियंस है, उसको सैटिस्फाई करने का अगले कुछ दिन काम चलेगा कि हर कोई ये समझाने की कोशिश करेगा कि इस जंग से हमें क्या फ़ायदा हुआ, कैसे हम जीते हुए हैं। तो मैंने जैसे जब ये युद्ध चल रहा था, उस समय हमने एक बार विश्लेषण किया था कि कैसे 1945 के बाद दुनिया में युद्धों की स्थिति बदली है। कैसे कोई भी 1945 के बाद जितने भी युद्ध हुए, किसी में भी कोई निर्णायक चीज़ें नहीं रही, ना कोई जीता, ना कोई हारा, बल्कि जिसने युद्ध शुरू किया, आखिरी में उसको उससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए। खैर, वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। और अगर बात करें तो जो फ्रांस में जो कतर के अमीर शेख तमीम हैं, उन्होंने भी अब एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अभी ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा है। हम ईरान में कोई पैसा नहीं निवेश कर रहे, लेकिन हमें भविष्य में कभी भी वहाँ जाकर निवेश करने का अधिकार है। खैर, चीज़ें बहुत सारी हैं। ट्रंप ने, आपको पता होगा कि कल हम बात कर रहे थे कि कैसे जो इज़राइली गवर्नमेंट के वज़ीर हैं, वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उल्टी-सीधी बयानबाज़ी कर रहे हैं। उसमें आज देखिए कि ट्रंप ने भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो इज़राइल नहीं होता। किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इज़राइल के लिए उतना नहीं किया जितना मैंने किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिसाब से बातों-बातों में इज़राइल को भी आँखें दिखाई हैं और उनको भी कहा है। मैं जैसे कह रहा था कि कल जैसे इज़राइल जैसे कह रहा था कि वो साउथ लेबनान में अपने काम को नहीं रोकेंगे, गज़ा में या और कई जगहों पे जो उन्होंने मोर्चे खोल रखे हैं, वेस्ट एशिया को लेकर जो इज़राइल की पोज़ीशन है, उससे डोनाल्ड ट्रंप सहमत नहीं दिखते हैं। तो ख़ैर, देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या रहती हैं। और ट्रंप ने इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेबनान मुद्दे पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी दिखाने की सलाह भी दी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि लेबनान के ऊपर क्या रुख इज़राइल का रहता है, आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना है कि 1-2 बार और डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर अमेरिका ने उनको धमकाया तो वो मान जाएँगे। जी, इससे अगर हम आगे बढ़े तो बात पीएम मोदी की करते हैं। पीएम मोदी जी7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 सम्मेलन के लिए, समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को फ्रांस के एवियन पहुंचे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और उन्होंने भी कहा है कि वो दुनिया भर के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। उनकी कल, ये बताया जा रहा है कि कल बुधवार को उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है। शायद ये 16 महीने बाद उनकी पहली बैठक हो डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि फरवरी 2025 के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो ख़ैर, फरवरी 2025 में मोदी व्हाइट हाउस में गए थे, उनकी आखिरी मुलाकात थी। उस समय
भारत अमेरिका ट्रेड डील, टैरिफ, निवेश और डिप्लोमेटिक साझेदारी से जुड़े हुए मामलों के ऊपर बातचीत शुरू हुई थी, जो कि अब एक ट्रेड डील में बदल भी चुकी है। तो खैर, ये माना जा रहा है कि दोबारा से कुछ और इश्यूज पे, जो कि दोनों मुल्कों के बीच में अटके हुए हैं, बातचीत हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को 52वें G7 समिट का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क टोनी समेत कई दुनिया भर के बड़े नेता शामिल थे। खैर, अब इसमें जो इनवाइटेड स्पेशल इनवाइटी जो मुल्क हैं, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा हैं और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जे मैंग और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। तो खैर, देखते हैं कि जो ये स्पेशल इनवाइटी हैं, इनकी बातचीत कैसी रहती है। कल के फोटोज आप तक पहुंचे भी होंगे, सबने देखा होगा G7 की। और भारत को 13वीं बार, 52 अब तक समिट हो चुके हैं, 13वीं बार भारत को इस मीटिंग में बुलाया गया। इससे पहले 2022 में भी भारत को समिट के लिए बुलाया गया था। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो एक बार फिर से बात राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर हुए हेरफेर की करते हैं। अभी तक 3 शिकायतें गई हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। फिर जो जोगी द्वारा सिट बनाई गई थी, वो किस चीज की जांच कर रही है? देखिए, जो ये मामला है, इसको लेकर ना बीजेपी एक्स्ट्रा सावधानी बरत रही है। जैसे कि कल भी हम कह रहे थे कि अगर ढंग से इसकी जांच होती है, तो जो तार हैं वो बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं को लपेटेंगे। डीएम, एसएसपी के साथ सिट जो है मंदिर में पहुंची भी है, लेकिन 3 शिकायतें जरूर हुई, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। जो वहां पर अपोजिशन के लीडर हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ठीक है कि अब आप एफआईआर नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान की एफआईआर सबसे बड़ी होगी। तो खैर, वो एक उन्होंने अपनी बात रखी है। अब इसमें देखिए, मामला ये है कि कर्मचारियों के जाते वक्त कोई जांच वगैरह तो होती नहीं थी, और ये बताया जा रहा है कि बड़े-बड़े ऐसे नाम हैं जो लगातार वहां से बोरे भर भर के पैसे लेके जाते थे। 5 लोगों से 2 करोड़ की तो बरामदगी हो चुकी है, वो तो कल भी हमने उसके बारे में जिक्र किया था। अब आज एक नई खबर निकल के आ रही है, थोड़ी, जिसने हमें भी हैरान किया। हैरान इसलिए किया क्योंकि तकरीबन 1250 शिलाएँ, शिलाएँ हो गया मतलब जो पत्थर जितने बड़े-बड़े, तो सोने और चांदी की, हीरे जवाहरात की जो शिलाएँ हैं, वो गायब हो चुकी हैं। अब देखिए, एक अगर मान लो कि एक ईंट की सोने की ईंट का वज़न की बात करें, तो तकरीबन 1 किलो की होती है। ठीक है? सोने की, चांदी की ईंटें, ईंट होती है ना, ईंट, ब्रिक, ऐसे इनको शिला बोला जाता है वहाँ पर। तो शिलाएँ भेजी गई थी और 1250 शिलाएँ गायब हो गई हैं। कहाँ पर गई हैं, आज तक उसका पता नहीं है। उसमें तो आपको पता होगा ना कि एक जो सबसे महँगी जो शिला थी, वो मॉरिशस से आई थी। मुंबई के एक हीरा व्यापारी थे, उसने हीरे जड़ी हुई शिला दान दी थी। तो ऐसी-ऐसी ईंटें राम मंदिर में थी, और 1250 ईंटें, मतलब ये मान के चलो कि अगर एक ईंट अगर ₹1200 की 1 करोड़ की है मान लो, तो 1250 करोड़ तो यही हो गए। कहाँ गई ये ईंटें? ये बड़ी एक चीज़ें हैं। तो और इसमें आपको बताऊँ, अभी तक जो सिर्फ़ जो चंदा बताया गया है, जो ट्रस्ट बनाई हुई है, उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ़ ये बताया जा रहा है कि अभी तो सिर्फ़ 8.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा ही आया है। मुझे नहीं लगता कि 5-6 साल के अंदर, 2020 के बाद से, जब से ट्रस्ट बना है, कि 5.5 करोड़ का ही चढ़ावा आया होगा। क्योंकि 4.5 साल के अंदर 61 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। 61 करोड़, साढ़े 61 करोड़ जो लोग हैं, वो दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। तो अगर एक एक जन अगर ₹10 भी चढ़ा रहा है, हालाँकि आपको पता है कि बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं, बड़े-बड़े लाखों में दान दे के जाते हैं। अगर मैं ये मान फिर भी ये मान के चल रहा हूँ कि अगर एक जने ने ₹10 भी दान दिया है, तो भी 650 करोड़ दान होना चाहिए। ठीक है? तो ये 8.5 करोड़ का जो राशि है, ये मतलब जच नहीं रही। और दूसरा, वो जो 1250 शिलाएँ हैं सोने की, वो कहाँ गई? तो इतना इतना बड़ा, इतनी इतनी पॉलिटिक्स करके, इतना सारा कुछ करके,
चीज़ें खड़ी की गई, आपने मंदिर बनाया और उस मंदिर में इतने बड़े लेवल की चोरियाँ हो गई, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। ख़ैर मुझे लगता है कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी गरीब की मदद कर दें, लेकिन ऐसी बड़ी-बड़ी जगहों पे चढ़ावे का मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब रह गया है आज के समय में। जी। और इससे आगे बढ़े तो पुणे अदालत में सत्य सावरकर का जो दिया गया बयान है वो खासा चर्चा में है। क्या है और वो बयान, और सत्य है कौन? अच्छा, देख आपको पता होगा कि आरएसएस आरएसएस जिनकी आइडियोलॉजी को सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है, वो है सावरकर, बीडी सावरकर, जो कि महाराष्ट्र से थे और उनके पोते हैं सत्यकी सावरकर। अब आपको पता है कि कांग्रेस और जो बाकी मुल्क के जो लोग हैं, वो वीडी सावरकर को ये बोलते हैं कि उसने तो 6 मर्सी पिटीशन अंग्रेज़ों को लिखी थी। काले पानी की उनको जेल हुई थी। मर्सी पिटीशन से जो भाव है, वो है कि याचिकाएँ जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपका सेवक बन के रहूँगा, गुलाम बन के रहूँगा, आप मुझे जेल से बाहर निकाल दिया जाए, इसका मामला था। तो इसी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो महाराष्ट्र में जब वे थे, तो उन्होंने वीर सावरकर को लेकर ये बयान दे दिया था इस किस्म का कि वो तो कोई क्रांतिकारी नहीं थे, तो माफ़ी वीर थे। ठीक है? तो उसको लेकर पिटीशन उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, उसी की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान विनायक सावरकर के जो पोते हैं सत्यकी सावरकर, उनको पुणे अदालत ने बुलाया बुलाया था। तो उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने ये बात कही है कि देखिए भगत सिंह और का जो मामला था वो तो अलहदा था। सच ये है कि उस दौर के जो क्रांतिकारी थे राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, इन सब ने कोई माफ़ी की अर्ज़ी नहीं दी, बल्कि इन्होंने तो बड़ा हँस के फांसी का रस्सा चूमा था। और जबकि सावरकर ने 1 महीने के अंदर ही मतलब जो उनको जेल में डाला गया था, उसके 1 महीने के अंदर-अंदर माफ़ी की अर्ज़ी दे दी थी। तो उनके जो परिवार के लोग हैं, वही इस बात को कबूल रहे हैं। अब पंजाब में आप चाहे गदरी बाबू से लेके आप जितने भी आप बब्बर अकालियों से लेकर जितने भी आप उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, लोगों का इतिहास देखेंगे तो मेरे मेरे को नहीं लगता कि किसी ने माफ़ी माँगी होगी। उसके उलट आपको पता है कि जो हिंदुत्व की राजनीति गढ़ रहा है महाराष्ट्र, वहाँ पर उनके जो सबसे बड़े महापुरुष हैं सावरकर, वो 6 बार उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी। ख़ैर, तो ये फ़र्क तो है बहुत सारे मामलों में। राहुल गांधी ने जो वहाँ पे बयान दिया था, वो कोई गलत तो नहीं था, पर ख़ैर उनको अब घसीटा तो जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ अलग-अलग देश के अलग-अलग कोर्टों में केस तो चल ही रहे हैं। सच बोलने की अपनी किस्म की कीमत होती है, लेकिन मैं मेरे को ये बड़ी हैरानी हुई कि जो सावरकर के पोते हैं, सत्यकी सावरकर, उन्होंने भी अपनी अपनी बात बड़ी स्पष्टता से रखी और उन्होंने सही बात बोली है कि जो कुछ इस इतिहास में है, वही उसी का बयान उन्होंने पुणे की कोर्ट में दिया है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो नोएडा में जो श्रमिकों ने आंदोलन किया था, उसको तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं। उस समय पुलिस ने बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया था। बहुत सारे लोग थे उसमें, वहां से बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई थी कि कोई माता पिता बोल रहे थे कि हमारा बच्चा तो खाना देने जा रहा था, या फिर हमारा बच्चा तो किसी और काम के लिए कहीं जा रहा था, और उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और हमें बताया तक नहीं जा रहा। अभी अलग-अलग तरह की खबरें आ रही हैं कि 2-2 महीनों से नाबालिग बच्चे जेल में रखे हुए हैं, जिनके पास जमानत तक कराने के पैसे नहीं हैं। ये जब खबर मैं देख रहा था, तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि कैसे 2 महीने से अडल्ट की अच्छा ये जो लड़का जो गिरफ्तार किया गया मज़दूरों का लड़का, ये 2 महीने तक अडल्ट्स की जेल में रखा गया। 16 साल का ये लड़का है और इसका जो नाम है लड़के का नितिन नाम है और इसके कोर्ट में इसको जब पेश किया गया तो इसके हथकड़ियाँ बाँध रखी थी। मतलब आप एक नाबालिग बच्चे को आप हथकड़ियों में रख रहे हो, बेड़ियों में रख रहे हो और उसको अडल्ट्स की जेल में रख रहे हो। तो ये कितना वो मामला और पुलिस मान ही नहीं रही कि वो नाबालिग है, उनके घरवालों ने डॉक्यूमेंट सब दिखाए, फिर कोर्ट ने कहा कि इसका मेडिकल कराओ। मेडिकल कराया गया तब पता चला कि हाँ, वो 16 साल का ही है। और बड़ा अजीब लगा कि एक 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 नाबालिग को कैसे इन्होंने अडल्ट्स की जेल में रखा और उसको अभी भी जेल में ही रखा गया है। और उसको कोर्ट ने उसको ज़मानत तो दे दी, कह रहा है कि 45,000 रुपए की ज़मानत राशि दो। अब उस परिवार की इतनी हैसियत ही नहीं है, जब 16 साल का बच्चा मज़दूरी कर रहा है, तो वो कैसे 45 प उसके जो माँ-बाप हैं,
वो तो भट्ठा मजदूर हैं और इतना गरीब, उसका पिता की तो माँ, उसके माता जिंदा, उसके पिता की तो 2024 में मौत हो चुकी है। अब वो 45,000 रुपए दे पाने, अपनी जमानत राशि दे पाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी उसको जेल में रखा हुआ है। तो ये क्रूरता दिखाता है कि कैसे एक मजदूरों का आंदोलन था, उसमें मजदूरों को गिरफ्तार किया गया और मजदूरों के जो बच्चे थे उनको भी जेलों में डाला गया और अभी तक वो जेलों में हैं और उनको उनको कैसे सताया जा रहा है, ये आपके सामने है कि कैसे हथकड़ी लगा-लगा के उनको कोर्टों में पेश किया गया। जी। इससे आगे बढ़ें तो उधर उद्धव ठाकरे का धड़ा भी शिवसेना का टूटने की खबरें आ रही हैं सामने के उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए सांसदों को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। इवन दावा किया गया है शिंदे के तरफ से। हाँ, आफ्टर ममता बनर्जी लग रहा है कि जो बीजेपी की पार्टी तोड़ो जो कार्यक्रम है, वो शायद महाराष्ट्र की तरफ दोबारा निकल गया। हालाँकि आपको पता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पहले भी तोड़ा जा चुका है। एकनाथ शिंदे गुट उससे अलग हुआ था, उस समय भी वो उनके विधायक और सांसद लेके गए थे। अब फिर जो कहीं न कहीं ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर नाम से बीजेपी वहाँ पे 1 महीने से चला रही है, जिसमें जो 7 सांसद हैं वो उद्धव ठाकरे के तोड़े जा रहे हैं और इस टूट की जिक्र चल रही है। इस पे उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट भी आया है, अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, किसी को ज़बरदस्ती रोकने का क्या मतलब है? जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना छोड़कर गए हैं, उन्हें पछतावा होगा। तो ख़ैर, अब बात ये है कि आपको जितने भी ऐसे पार्टियाँ थी, क्षेत्रीय पार्टियाँ, जो जिनके कंधों के ऊपर चढ़ के कभी कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ तक पहुँची है, उन सब को तोड़ने का काम बीजेपी लगातार करती रहती है। अब आपको ध्यान होगा कि 1990 के दौर में जब एनडीए का गठन हो रहा था, तो उस समय नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शिवसेना और नवीन पटनायक, सेम इन पंजाब अकाली दल, हरियाणा में चोटालाज, ये सब बीजेपी के साथ थे और 2004 में जो 2000 के अंदर शायद ना 1999 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में हुकूमत बनी, उसमें ये सारे दल शामिल थे। अब जितनी भी ये पार्टियां थी, आज देखिए तो हर एक के टोटे बीजेपी कर चुकी है, हर एक के टुकड़े कर चुकी है। चौटाला की जो पार्टी है हरियाणा में, वो टूट चुकी है, 2 भागों में बढ़ चुकी है। आज वो किस स्थिति में आपको पता ही है। पंजाब में अकाली दल के भी आपको पता ही है, कभी ढींडसा ग्रुप अलग हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अकाली दल के भी बहुत सारे अकाली दल आज के समय में बन चुके हैं। इवन नए-नए संगठन हमें देखने को मिल रहे हैं। सेम इन महाराष्ट्र, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, इस किस्म के गुट आपको देख रहे हैं। शिवसेना को तोड़ा गया, ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा गया, नीतीश कुमार को खत्म ही कर दिया गया बिल्कुल, नवीन पटनायक को खत्म कर दिया गया। तो ये जितने लोग थे जिन्होंने एनडीए बनाया और बीजेपी को अपने कंधों के ऊपर खड़ा किया, बीजेपी जैसे ही कंधों पे खड़ी हुई, उनके इन अपने नीचे जो लोग उनके नीचे जो लोग थे, सभी को कुचल दिया। तो ये बीजेपी की एक एक हकीकत है कि बीजेपी जिसका भी हाथ पकड़ती है, उसके सर पे बैठ जाती है और उसको मारती है। तो खैर, ये जो ऑपरेशन टाइगर बताया जा रहा है, ये दोबारा से शिवसेना और महाराष्ट्र में एक्टिव है और ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के 7 सांसदों को तोड़ा जा रहा है। जी। इससे आगे बढ़े तो ममता बनर्जी ने भवानीगढ़ से जो उनको हार मिली शुभेंदु अधिकारी के हाथों 15,000 से भी ज्यादा वोटों की, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया है कि मेरी हार को लेकर उनको शंका है कोई। हाँ, हाँ। और वो हाई कोर्ट गई हैं, खुद वो अपनी वकील बनी हैं इसको लेकर। और वैसे ममता बनर्जी की जो परेशानियाँ हैं वो कम नहीं हो रही। आज उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको भी सीआईडी ने तलब किया था, सीआईडी ऑफिस में गए थे और उनसे भी पूछताछ हुई है। आज ममता बनर्जी के जो करीबी थे सौमित्र, जो उनके एक हिसाब से ये माने जाते थे राइट हैंड, उनके ऊपर भी अंडे फेंके गए। टीएमसी के जो वर्कर्स थे, उनकी भी आज पिटाई की वीडियोज़ बहुत सारी वायरल हुई। तो ममता बनर्जी की देखिए परेशानियाँ तो कम नहीं हो रही, लगातार टीएमसी को तोड़ा तो जा ही रहा है। इसके साथ-साथ मतलब उनके जलील भी किया जा रहा है। आप कल मैंने बताया था कैसे जहांगीर खान को सड़कों पे घुमाया गया था। तो ये चीज़ें चल रही हैं बंगाल में। बंगाल काफ़ी क्रूशियल है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है ही नहीं। जी। इससे आगे बढ़े तो नीट री एग्जाम होने वाला है और उससे पहले एक ऐप पर बैन लगाया गया है कुछ समय के लिए।
हाँ, टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप है, उसके ऊपर भारत में अस्थायी तौर के ऊपर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रेस रिलीज़ करके ये बात जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोबारा से नीट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है और इसमें उन्होंने आईटी एक्ट का सहारा लेते हुए 22 जून तक इस ऐप को रोक दिया है। इसमें इवन 30 जून तक तो इसमें जो एडिट फीचर होता है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो टेलीग्राम आपको पता होगा कि वो सरकार को डेटा नहीं देता है, इसलिए टेलीग्राम को बंद किया गया और टेलीग्राम का एक चक्कर ये भी था कि टेलीग्राम पे ही ये जो पिछला पेपर था वो लीक हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे तो टेलीग्राम पे पेपर लीक्ड नीट और टेलीग्राम पे ना मैसेज भी सर्च हो जाते हैं। अगर कोई किसी ने उस पे पेपर डाल दिया तो कोई कहीं पे बैठा हुआ आदमी उसको कीवर्ड डाल के उसको सर्च कर सकता है। तो ये कई सारे मामले हैं और एक मतलब टेलीग्राम बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है और अब सरकार उसके ऊपर रोक लगा रही है। देखते हैं कि कितना इसका फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन हाँ, सरकार ने इसी चीज को चुना है कि ऐप को वो कर दिया। अब मेरे को लगता है कि जिनको पेपर लीक करना है उनके लिए तो फाइल्स भेजने की और भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। मामला तो देखिए, सबसे पहला मामला तो यही होना चाहिए कि लीक ना हो। ठीक है, वो कैसे भेजा जा रहा है? अब कल मान लो कि किसी ने लीक कर दिया और वो फिजिकल कॉपीज पहुंचा दी, तो उसका क्या क्या इलाज करोगे आप? किसी ने व्हाट्सएप से भेज दिया, किसी ने जीमेल से भेज दिया, या बहुत सारी चाइनीज ऐप्स हैं या और बहुत सारी ऐप्स हैं जिनसे भेजा जा सकता है, आप कैसे उसको ट्रैक करोगे? तो काम तो ये होना चाहिए था कि जैसे यूपीएससी का पेपर होता है फुल प्रूफ बिना लीक के, आईआईटी के एग्जाम होते हैं, ऐसे बिना लीक के आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम करवाना था, वो तो करवा नहीं पाई सरकार ने चलो ये एप्लीकेशन है टेलीग्राम, इसको बंद कर दिया। जी। और जी। इससे आगे बढ़े तो आज सीएम मान ने भी अपनी सफाई दी है जो वीडियो को लेकर अकाल तख्त साहिब से फैसला आया था। हाँ, आज भगवंत मान ने भी वीडियो डाली है और आज देख रहा था मैं, पंजाब के लगभग सभी चैनल उस वीडियो को चला रहे थे। उसमें कहा कि मैं उस वीडियो में हूँ ही नहीं, जत्थेदार साहब ने हालाँकि जो शराब वाला वीडियो है उसको सही बताया है। तो अभी काफ़ी इसको लेकर पॉलिटिक्स तो हो ही रही है और ये जो आम आदमी पार्टी है लगातार यही बात कह रही है कि श्री अकाल तख्त साहिब का इस्तेमाल अकाली दल अपने चुनाव प्रचार के लिए कर रहा है, अपने चुनाव के लिए कर रहा है। इवन मतलब भगवंत मान भी आप देखेंगे तो उन्होंने ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को तो खुलेआम अकाली दल के प्रचारक के तौर पे ही चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि बस अब अपने जत्थेदार साहिब से ये आदेश जारी करवाना बाकी है कि वोट सुखबीर बादल को ही डालने, नहीं तो पंथ खतरे में है, किसी भी समय ऐसा ऐलान किया जा सकता है। तो खैर ये चीजें हम लगातार देख ही रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है पिछले 2 महीने से चल रहा है और भगवंत मान इसको ये कह रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए गलत प्रचार किया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने बताया, वीडियो को फेक बताया और ये भी कहा कि जो व्यक्ति उस वीडियो में दिख रहा है वो वैसा ना मेरा शरीर का डील-डोल है, ना वैसी हाइट है, ना वेट है, मैं हूँ ही नहीं। तो उन्होंने मतलब सिरे से नकारा है और उन्होंने कहा कि मैं इस वीडियो को सिरे से नकारता हूँ, मुझे बदनाम करने की कोशिशें हैं या कहें कि छोटी-मोटी हरकतें हैं, उनके सियासी आकाओं की शय पर जो किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत है, मेरे रोम-रोम में पंजाब बसता है। ख़ैर, अब देखते हैं कि आगे क्या स्थिति रहती है, लेकिन आप देखेंगे तो लगातार 2 दिसंबर की जो 2 दिसंबर का जो घटनाक्रम था, उसके बाद से ही श्री अकाल तख्त साहिब से बहुत सारे फैसले भी आए हैं, बहुत सारे तरीके की चीज़ें भी हुई हैं। उसमें 2 दिसंबर को तो हालाँकि सुखबीर बादल और अकाली दल को लेकर था। उन्होंने बेअदबियों की बातें कबूली थी, उनको सज़ाएँ सुनाई गई थी और अब कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी श्री अकाल तख्त साहिब के इस मामले में उलझती हुई दिख रही है और इसमें जो वीडियो है, उसको लेकर भी मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सावधानी से उसको देखने की ज़रूरत है। बहुत किस्म की अटकलें हैं, बहुत ऐसे जो हालाँकि मैं मतलब इस वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हमारी बतौर पत्रकार आईआईएमसी में ट्रेनिंग भी हुई है, तो हमें वीडियो की तो सच्चाई पता है, लेकिन मामला यही है कि लोगों की भावनाएँ इतनी जुड़ी हुई हैं कि किसको क्या बोलें। तो लोग पंजाब में बहुत सारे लोग इस वीडियो को सच भी मान रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा भी मान रहे हैं। तो अभी जो समझदार लोग हैं, वो भी अपनी जो राय है, वो रिज़र्व रख रहे हैं। दूसरी तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब से ये तक दावा किया गया कि उन्होंने वीडियो की फोरेंसिक जाँच करवाई। तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको देखकर लोग चुप्पी ही इस मामले में साधे हुए हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।